एवरीवन, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में भाषा और हिंदी भाषा की विकास यात्रा के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग वर्णमाला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्णमाला। देखिए, हमने पिछली क्लास में देखा था कि वर्ण भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई होती है। वो क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे पहले जब लिखना सीखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ण लिखते हैं। सबसे पहले हम वर्ण लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग कई वर्णों को मिलाकर शब्दों की रचना करते हैं और कई शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना की जाती है। इस तरह से जो भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इसके बाद बात की जाए वर्णों की संख्या की, तो कुल वर्णों की संख्या होती है 52। टोटल वर्ण होते हैं हमारे 52। अब एक शब्द है कि वर्ण और अक्षर, क्या ये दोनों शब्द समान है? तो नहीं, वर्ण अलग बात है और अक्षर अलग बात है। अगर हम इसके बारे में जाने तो प्रत्येक स्वर और प्रत्येक व्यंजन क्या होता है? वर्ण होता है। लेकिन प्रत्येक स्वर और प्रत्येक व्यंजन अक्षर नहीं होता। प्रत्येक स्वर और प्रत्येक व्यंजन क्या हो सकता है? वर्ण हो सकता है। लेकिन प्रत्येक स्वर तो व्यंजन हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अक्षर नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यंजन अक्षर नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर स्वरों को ना मिला दिया जाए। जिस तरह से ए, ई, री, ये जो स्वर है ये सभी स्वर वर्ण है और ये सभी स्वर अक्षर भी है। लेकिन व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन को हम इस तरह से लिखते हैं। ये हलंत होते हैं, तो ये हलंत वर्ण हो सकते हैं, ये अक्षर नहीं हो सकते। इनको अक्षर अगर बनाना है तो इनके अंदर किसी न किसी स्वर को मिलाना होता है। जैसे कै के अंदर अगर ए को मिलाए तो जब ये पूरा कै बनता है तो ये अक्षर होता है। इससे पहले ये सिर्फ एक वर्ण है, ठीक है। और प्रत्येक स्वर अक्षर हो सकता है, ए, ई, क्योंकि इनका जो उच्चारण किया जाता है स्वरों का स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके उच्चारण, स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मतलब किसी और स्वरों की सहायता से इसे उच्चारित नहीं किया जाता, ना ही किसी और व्यंजन को मिलाकर इसके उच्चारण किया जाता है। लेकिन अगर हमें व्यंजन का उच्चारण करना हो तो उसके लिए हमें किसी स्वर को मिलाना पड़ता है। जैसे जय का उच्चारण करने के लिए हमें उसमें ए को मिलाया है, तब जाके हम जय का उच्चारण कर सकते हैं। क्योंकि जय को उच्चारण करने पर हमारी किसकी ध्वनि निकल रही है? ए की। तो जो व्यंजन होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते। इस तरह से प्रत्येक स्वर और प्रत्येक व्यंजन वर्ण हो सकता है, प्रत्येक स्वर अक्षर हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अक्षर नहीं होते जब तक कि उनके अंदर किसी स्वर को ना मिलाया जा सके। इसके बाद अगर बात की जाए तो अक्षर के प्रकार। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतंत्राक्षर, एक होता है बद्धाक्षर। देखिए, स्वतंत्राक्षर और बद्धाक्षर। स्वतंत्र अक्षर का मतलब होता है जिन शब्दों के उच्चारण में अंत में हमें स्वर की ध्वनि सुनाई दे, और जिन शब्दों के उच्चारण में अंत में स्वर की ध्वनि ना सुनाई दे और अंत में क्या हो? व्यंजन हो, वो बद्धाक्षर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गीता, तो गीता के उच्चारण में हमें अंत में किसकी ध्वनि दिखाई दे रही है? स्वरों की। तो जिसमें स्वरों की ध्वनि दिखाई दे या सुनाई दे वो होते हैं स्वतंत्राक्षर। और बद्धाक्षर जिनके अंत में हमें
स्वर की ध्वनि ना दिखाई दे, क्या दिखाई दे, व्यंजन दिखाई दे, इसमें मैं हलंत है, इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ, तो अंत में अगर स्वर ना हो, ओनली व्यंजन हो, तो वो होता है हमारा बद्धाक्षर। इस तरह से अक्षर दो प्रकार के होते हैं। अब बात की जाए वर्णमाला की, तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अगर हम सबसे पहले इसका डिवाइडेशन करें, तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार वर्णों की जो संख्या है वो होती है 44। टोटल वर्णों की संख्या कितनी बताइए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, 44। अब वो किस तरह से, उन्होंने बताया स्वर 11 और व्यंजन बताए, और टोटल व्यंजन बताए उन्होंने 33। किसके अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार टोटल वर्णों की संख्या होती है 44, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर को लेके चले तो ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारे टोटल हिंदी में स्वर होते हैं। संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में री भी बड़ा होता है, इसमें हिंदी में सिर्फ री एक ही होता है, वो भी छोटा। और अगर व्यंजन की बात की जाए तो सबसे पहले 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। सबसे पहले होते हैं 25 स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन कौन से, एक तो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग। कै, ख, ये हलंत सब, कै, ख, ग, घ और ग। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध और न। पै, फ, ब, भ, म। ये सब क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन। ये 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ये हुए 25। इसके बाद 4 होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से, य, र, ल और व। इसके बाद होते हैं 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, श, 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 है। अब सबसे पहले हमें इसकी लाइन से भी हमें याद होना चाहिए कि पहले ये वाला श आता है, फिर ये आता है, ये आता है। तालु, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य शकार। तो उसको हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हमने मैथ में पढ़ा है कि मैथ में सबसे पहले 0 होता है, फिर 1 होता है और फिर 2 होता है, ठीक है। अब पहले वाला 0, तो 0 से हम लोग क्या बना सकते हैं, इस तरह से श बना सकते हैं। 1 को अगर थोड़ा टेढ़ा लिखा जाए तो उससे ये वाला श बनता है। ये तालव्य हुआ, ये मूर्धन्य हुआ, और 2 को हम ऐसे लिखे तो इससे हम क्या, दंतीय सकार बना सकते हैं। तो इस तरह से ये लाइन से हमें याद होना चाहिए कि पहले तालव्य शकार आता है, फिर मूर्धन्य आता है और फिर दंतीय आता है। इसके बाद 25 और 4 हुए 29, 29 और 4 हमारे हो गए टोटल 33 व्यंजन। ये किसके अकॉर्डिंग थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। अब हम यह करेंगे मानक वर्णों की संख्या। मानक वर्णों की संख्या, तो मानक वर्णों की संख्या होती है टोटल 46। टोटल होती है 46। 44 तो ये ऐसे के ऐसे, और इसके अंदर जुड़ते हैं द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन जिन्हें कहीं उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। द्विगुणी व्यंजन का मतलब है जिन व्यंजन के 2 गुण होते हैं, वो है द और ढ। अगर हम इस ड और ढ के नीचे इस तरह से नुक्ता लगा दे तो ये बन जाते हैं हमारे द्विगुणी व्यंजन। तो द्विगुणी व्यंजनों की संख्या होती है 2, ड और ढ, और ये हो गए 44 में 2 मिला के 46। तो टोटल मानक वर्णों की संख्या हुई हमारी 46। अब नेक्स्ट आता है कि कुल वर्णों की संख्या तो कितनी है, 52। तो अब हम कुल वर्णों की संख्या निकालेंगे।
कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण है हमारे टोटल 52, जिसमें 44 ये थे, 2 मिलाए तो 46 हुए, तो 46। अब इसके अंदर हम क्या क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं हमारे कितने, 4। कौन कौन से, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो किससे मिलके, 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये श है, ये क और है, सॉरी क और श से मिलके बना है, इसमें क आधा है और श पूरा है। ये जो त्र है ये त और र से मिलकर बना है। ये जो ग है ये ज और य से मिलके बना है। ये श्र, ये श और र से मिलकर बना होता है। इसमें जो पहले वाला है ये हलंत होता है और बाद वाला पूरा होता है। इस तरह से 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो 4 हुए हमारे संयुक्त व्यंजन। कितने हुए टोटल, हो गए 50। अब है हमारे 2 अयोग वाहे। 2 होते हैं अयोग वाहे। अब अयोग वाहे कौन कौन से होते हैं, एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। ये दोनों क्या होते हैं, इन्हें अयोग वाहे कहते हैं। टोटल अयोग वाहे की संख्या होती है 2, जिनकी गणना हम किसमें करते हैं, कुल वर्णों की संख्या में। इस तरह से हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन में 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंत्यस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इन्हें हमें लाइन से याद रखना होता है। सबसे पहले 0 से ये वाला श, 1 को अगर टेढ़ा लिखे तो ये वाला श और 2 लिखे तो ये वाला श। इनको तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य शकार कहा जाता है। इसके बाद मानक वर्णों की, कुल मानक वर्णों की संख्या पूछी जाए तो वो होती है हमारी 46। वो कैसे, कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हुई 40, उसमें हमने 2 मिला दिए द्विगुणी व्यंजन ड और ढ, जिनके नीचे नुक्ता लगा रहता है। ठीक है, इस तरह को इसको बोलते हैं नुक्ता। इसके बाद कुल वर्णों की संख्या हमने पढ़ी थी कितनी, 52। तो वो कैसे की हमने, 46 यहाँ तक आ गए हमारे। इसके बाद 4 हमने संयुक्त व्यंजन मिलाए, श, त्र, ज्ञ और श्र। श हमारा क और श से मिलके बना, त्र हमारा त और र से मिलके बना, ज्ञ हमारा ज और य से मिलके बना और श्र श और र से मिलकर बना। इसके अलावा 2 हमारे अयोग वाहे हैं, जिसके अंदर एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। इस तरह से कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्वर। स्वर देखिए, स्वयं राजन्तः इति स्वरा, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु हमारी स्वर तंत्रिका से उठकर डायरेक्ट बिना किसी बाधा के या बिना किसी अवरुद्ध के या बिना किसी परेशानी के बाहर निकल जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर तंत्रिका मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओस्ता, इनसे निकलकर वो बिना किसी बाधा के निकल जाए, बिना स्वतंत्र रूप से निकल जाए, बिना किसी परेशानी के निकल जाए, वो होते हैं स्वर। अब स्वरों की संख्या की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उच्चारण के अनुसार स्वर होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या होती है हमारी 10। 10 कौन कौन से, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इस तरह से उच्चारण की दृष्टि से हमारे स्वरों की संख्या हुई 10। और अगर लेखन की दृष्टि से माना जाए, लेखन की दृष्टि से या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार अगर माना जाए तो कुल स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। एक तो 10 तो ये ऐसे कैसे और प्लस होता है इसमें एक
री। री उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं होता, ये लेखन की दृष्टि से एक स्वर होता है। इसके बाद अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए, कुल स्वरों की संख्या, तो वो होती है हमारी 13। इसके अंदर 11 ये जुड़ते हैं और एक होता है ए और एक होता है अह। इस तरह से हमारे टोटल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या होती है 13। इसके बाद हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़े, तो स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम स्वरों को बांटें तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। एक होता है हमारा मूल स्वर, दूसरा होता है हमारा संधि स्वर। अब मूल स्वर और संधि स्वर में हम किन स्वरों को बांटेंगे? टोटल 13 स्वरों को नहीं, 11 स्वरों को। कितने स्वरों को? 11 स्वरों को, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग या लेखन की दृष्टि से हमने पढ़े थे। वो थे, इधर लिख देती हूँ मैं, ए आ ई ऊ, और इसमें री को भी गणना होती है, ए आई ओ औ। अब देखिए, मूल स्वर वे होते हैं जिनसे किसी और स्वरों की उत्पत्ति होती है या जिनके जुड़ने से कोई और स्वरों की उत्पत्ति होती है, ये मूल होते हैं। और संधि स्वर, संधि का मतलब होता है दो के मिलने से जिन स्वरों की उत्पत्ति हुई, वे होते हैं हमारे संधि स्वर। तो मूल स्वर हमारे होते हैं टोटल अब 4 होते हैं। अब इनमें से हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले ए, ये हमारा मूल स्वर है। आ बनता है ए और ए धन ए मिलकर बनता है हमारा आ, या फिर ए धन आ मिलकर इस तरह से दीर्घ संधि होकर बनता है हमारा आ। तो ये हमारा मूल स्वर नहीं हो सकता, ये है हमारा संधि स्वर, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बना है। तो एक तो हुआ हमारा ए। इसके बाद ई, ये भी हमारा मूल स्वर है, क्योंकि ई को भी किसी और में मिलाएंगे तो एक ही उत्पत्ति होती है। ई और ई मिलकर बड़ी ई की रचना करते हैं। जैसे ई और ई मिलाकर होता है बड़ी ई, एक छोटा हो चाहे एक बड़ा हो तो भी बनता है बड़ी ई। तो इस तरह से ये भी हमारा मूल स्वर है और ये क्या है? हमारा संधि स्वर है। इसके बाद ऊ, ये वाला भी हो गया हमारा मूल स्वर। इसके बाद बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ भी इसी तरह से छोटा वाला मिलकर बनता है हमारा बड़ा ऊ, या फिर एक छोटा और एक बड़ा मिलकर बनता है हमारा बड़ा ऊ। तो ये भी हो गया कौन सा? संधि स्वर। इसके बाद री, हिंदी में री सिर्फ छोटा ही होता है, अर्थात मूल स्वर ही होता है, इसका कोई दीर्घ स्वर नहीं होता। इसके बाद ए, तो ए तो हमारा ए और ई के मिलने से बनता है, तो ये तो हमारा संधि स्वर ही होगा, मूल स्वर हो नहीं सकता। ए हमारा ए और ए मिलकर बनता है, और ओ हमारा ए और ऊ मिलकर बनता है, ओ हमारा ए और ओ मिलकर बनता है। तो इस तरह से ये तो मूल स्वर होने से रहे। तो हमारे टोटल मूल स्वर कितने होते हैं? 4, ए ई ऊ और री। अब बात की जाए संधि स्वरों की, तो संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, और एक होता है हमारा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, एक होता है हमारा दीर्घ संधि स्वर, एक होता है हमारा संयुक्त संधि स्वर। और दीर्घ संधि स्वर को एक और नाम से जानते हैं, समानाक्षर। ठीक है, तो दीर्घ संधि स्वर, तो दीर्घ संधि किसमें होती है? हमारी 2 समान स्वरों के अंदर होती है हमारी दीर्घ संधि। समान अक्षर मतलब उसमें दोनों अक्षर क्या हो? समान हो। जैसे आ हमारा मिलकर बना है किससे? ए या ए से, तो ये हो गया हमारा दीर्घ संधि करते हैं हम इसके अंदर, ए धन ए करके हम आ दीर्घ संधि करते हैं। आ हो या ए हो तो भी हम क्या करते हैं? दीर्घ संधि करते हैं। तो जो जिनमें दीर्घ संधि हो रखी है या फिर जिनके दोनों अक्षर समान है, दोनों अक्षर समान है, वो उन्हें हम किस में रखेंगे? दीर्घ संधि स्वर में। तो देखिए आ,
ये हो गया हमारा दीर्घ संधि स्वर, ठीक है। बड़ी ई दोनों ई से मिलकर बनी है, तो ये हो गया हमारा समानाक्षर। और एक हुआ बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद ये लाइन कंप्लीट हुई हमारी। अब ये 4 बचे। अब ये है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को एक और नाम से जानते हैं मिश्रित स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब है दोनों स्वरों के मिलने से तो बने, लेकिन कौन कौन से? असमान स्वरों के मिलने से। इसमें ए है और इसमें ई है, तब जाके हमारा क्या बनता है? ए बनता है। इसमें ए है और इसमें ए है, तब जाके हमारा बनता है ऐ। ए है और ऊ है, तब जाके बना ओ, और ए और ओ से मिलकर बना औ। तो इस तरह से ये जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने, उन्हें हम रखते हैं इसमें। तो ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से अगर पूछा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो उत्पत्ति के आधार पर हमारी स्वरों की संख्या होती है 2, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में हम इन 4 को रखते हैं, ए, ई, ऊ, री। और संधि स्वरों में दीर्घ संधि स्वर, जिन्हें हम समानाक्षर के नाम से भी जानते हैं, और संयुक्त स्वर, और जिन्हें मिश्रित के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ संधि स्वर में या समानाक्षर में उन्हें रखते हैं जो समान स्वरों से मिलकर बने हैं, और संयुक्त स्वर में जो अलग अलग स्वर से मिलकर बने हैं वो है टोटल 4, और ये होते हैं टोटल 3। तो संधि स्वरों की संख्या हो गई 7, मूल स्वरों की संख्या हो गई हमारी 4। इसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है मात्रा। मात्रा का मतलब यहाँ पे छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा से नहीं है। मात्रा का मतलब है समय अंतराल से, कि इसके उच्चारण में कितना समय लगा, इसके उच्चारण में कितना, और इसके उच्चारण में कितना समय लगा, उससे संबंधित है हमारी मात्रा। जैसे है, एक होता है पहला एक मात्रिक, जिन्हें हम ऋस्व स्वर भी बोलते हैं, ऋस्व स्वर भी बोलते हैं, और इन्हें ही मूल स्वर बोला जाता है। दूसरा होता है द्विमात्रिक, जिन्हें हम दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। तीसरा होता है त्रिमात्रिक, जिन्हें हम प्लुत स्वर भी बोलते हैं। देखिए, अब मात्रा मतलब इस एक मात्रिक मतलब इसके उच्चारण में जितना समय लगता है उससे दुगना समय द्विमात्रिक स्वरों के उच्चारण में लगता है, और त्रिमात्रिक मतलब तिगुना उच्चारण में जो समय लगता है वो है हमारा द्विमात्रिक। इन्हें ऋस्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, जो हमने जस्ट पहले पढ़ा था कि ए, ई, ऊ और री, ये चारों क्या होते हैं? ऋस्व स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में कहा जाता है कि एक चुटकी के बराबर इनमें समय लगता है। और द्विमात्रिक मतलब 2 चुटकी के बराबर जिसमें समय लगे, वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं या द्विमात्रिक स्वर होते हैं। जिनके उच्चारण में 3 चुटकी के बराबर समय लगे, वो हमारे त्रिमात्रिक होते हैं या प्लुत होते हैं। अब देखिए, ये 4 डाल दिए हमने इसके अंदर, ठीक है। अब टोटल 11 स्वरों में से हमारे कितने बचे? 7 स्वर। तो 7 स्वर आ जाएंगे इसके अंदर। अब दीर्घ, अब हमने पहले भी दीर्घ पढ़ा था, लेकिन वो दीर्घ संधि स्वर था। तो दीर्घ संधि स्वरों की संख्या थी 3, लेकिन दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। अब इसका बड़ा रूप सब इसमें आ जाएगा। आ, ई, ऊ, री का दीर्घ हिंदी में नहीं होता। ए, ऐ, ओ, औ। अब बात की जाए प्लुत की, तो ये सारे स्वर प्लुत होते हैं अगर उसके अंत में इस तरह का मार्क लग जाए। ये त्रिमात्रिक, ये प्लुत का चिन्ह होता है। अब जैसे ए के आगे अगर हम इस तरह से बना दें तो ये होता है प्लुत। इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है ए के उच्चारण की बजाय, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर हमारा स्वर हुए। अब हम पढ़ेंगे औष्ठाकृति के आधार पर। औष्ठाकृति के आधार पर, अब देखिए, औष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं
स्वर को हम दो प्रकार में लेके चलते हैं। ओष्ठाकृति, ओष्ठ की आकृति कैसे हो सकती है, या तो गोल होगी या गोल नहीं होगी, तो हम उसे बोलेंगे वृत्ताकार या फिर अवृत्ताकार। और फिर से हम हमारे 11 स्वर लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ की अर्थात होठों की आकृति गोल हो जाए तो उन्हें रखना है हमें वृत्ताकार में, और जिनमें गोल ना हो उन सबको रखना है अवृत्ताकार में। सबसे पहले हम ए का उच्चारण करते हैं, तो क्या ए के उच्चारण में हमारे ओष्ठ की आकृति गोल होती है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे इधर। ए, आ में भी हमारे ओष्ठ गोल नहीं होते, ई में भी नहीं होते, बड़ी ई में भी नहीं होते, ऊ में हमारे ओष्ठ की आकृति बनती है वृत्ताकार, बड़े ऊ में भी बनती है वृत्ताकार। इसके बाद री में भी नहीं होते, ए में भी नहीं होते, आई में भी नहीं होते, ओ में भी आकृति बनती है वृत्ताकार, और औ। तो इस प्रकार से ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वरों की संख्या होती है 4 और बाकी 7 स्वरों की संख्या होती है, अवृत्ताकार स्वरों की संख्या होती है हमारी 7। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर स्वरों की संख्या। जाति के आधार पर, तो जाति कैसी होगी, या तो सजातीय होगी या विजातीय होगी। सजातीय का मतलब होता है समान जाति और विजातीय का मतलब होता है अलग अलग जाति। तो देखिए, सजातीय समान जाति से जो बने वो हो गए सजातीय, जो अलग अलग जाति है जिनकी वो हो गए विजातीय में। तो ए से ही मिलकर क्या बना है, आ, तो ये हो गए हमारे समान जाति में आ। ई और ई से ही मिलकर बना है हमारा बड़ा ई, तो ये भी हो गए हमारे समान जाति में। इसके बाद ऊ और बड़ा ऊ, तो ये भी हो गए हमारे समान जाति में, और री को भी रखते हैं हम समान जाति में। इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें विजातीय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए हमें इन्हें किसमें रखना होता है, विजातीय स्वर में। तो ये हुए हमारे ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से हमारे ये टोटल कितने हुए, 11 स्वर हुए। ये कितने हुए, 7, और ये हुए हमारे 4। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जिह्वा के भाग के आधार पर। जिह्वा के भाग के आधार पर, तो जिह्वा के भाग के आधार पर हम 3 प्रकार में पढ़ेंगे। सबसे पहले अग्रभाग मतलब आगे का भाग, मध्य भाग अर्थात बीच का भाग, और पश्च भाग अर्थात पीछे का भाग। तो इस तरह से अगर हम जीभ बनाए हमारी, तो ये होता है हमारा अग्रभाग, ये होता है मध्य भाग, और ये होता है पश्च भाग। तो इनमें हमें स्वरों को रखना है कि जिह्वा के भाग के आधार पर स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो सबसे पहले अगर हम मध्य में जो ए का उच्चारण होता है, ए, वो होता है हमारी जिह्वा के मध्य भाग से। ठीक है। उसके बाद आ का उच्चारण जो होता है वो होता है हमारे आ, पीछे के भाग से। इसके बाद ई और ई दोनों का अग्रभाग से, ऊ दोनों का पश्च भाग से, ए ऐ दोनं का अग्रभाग से। क्यों? क्योंकि इसमें ई मिला हुआ है, ए और ई से ये बना है, ए और ए से ये बना है। ठीक है। इसके बाद ओ
औ, ये भी हमारे पीछे के भाग से, जिह्वा के पीछे के भाग से उच्चारित होते हैं, क्योंकि ओ बना है ए और ऊ से, औ बना है ए और ओ से। तो इस तरह से मध्य भाग में हम सिर्फ किसको लेके चलते हैं, ए को हम मध्य भाग में रख के चलते हैं, ठीक है। तो अग्र भाग में हो गए हमारे ई, ए, ऐ, और मध्य भाग में हुआ हमारा ए, इसके बाद इसमें हुआ आ, ऊ और ओ, औ। ये हुआ हमारे जिह्वा के भाग के आधार पर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा या तालु की स्थिति के आधार पर। जिह्वा तालु की स्थिति के आधार पर। ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। पहला होता है स्थिति से हम स को लेके चलते हैं। पहला होता है संवृत्त, दूसरा होता है अर्ध संवृत्त, तीसरा होता है विवृत और चौथा होता है अर्ध विवृत। देखिए अब इसका मतलब क्या होता है। संवृत्त का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख बिल्कुल बंद हो, ठीक है। अर्ध संवृत्त जिसमें आधा बंद हो, विवृत जिसमें हमारा मुख पूरी तरह से खुले, वो होते हैं विवृत स्वर, और जिनमें हमारा मुख आधा खुले वो होते हैं हमारे अर्ध विवृत। तो हम जो आ का उच्चारण करते हैं वो होता है एक आ ही ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में हमें अपने पूरे मुख को खोलना पड़ता है। जैसे आ, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सबसे पहले यही बोलता है कि आ करो। आ क्यों? क्योंकि आ ही ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में सर्वाधिक मुख खोला जाता है, ठीक है। तो हमने आ को रखा विवृत में। इसके बाद ए का जो उच्चारण होता है उसमें हम आधा मुंह बंद रखते हैं और आधा खोलते हैं। इसके बाद ए, आ, इसमें रखना है हमें ए और इसमें ऐ, इसमें हमें रखना है ओ और इसमें रखना है औ। और बाकी जितने भी स्वर है उनका उच्चारण हम मुंह बंद करके भी कर सकते हैं। बचा क्या? ए हो गया, आ हो गया, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और एक री। तो संवृत्त स्वरों की संख्या हुई हमारे पास 5, अर्ध संवृत्त की हुई 3, विवृत हुआ 1 और अर्ध विवृत हुआ 2। 2, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 10 और 11 टोटल स्वर हो गए हमारे 11। अब बात करते हैं हम प्रकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, या फिर मुख और नासिका से हवा निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। या तो इसे कह दो प्रकृति के आधार पर, क्योंकि जो श्वास लेना है छोड़ना है ये क्या होती है? प्राकृतिक क्रिया होती है। या फिर मुख और नासिका से, मुख व नासिका दोनों का प्रयोग होगा, ठीक है। मुख व नासिका दोनों से हवा निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर। तो इसमें होते हैं ये 2 प्रकार के। हुआ अनुनासिक, एक हुआ, देखिए अनुनासिक हुआ, इसे नेगेटिव में नहीं लेना है हमें, इसे सानुनासिक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सानुनासिक, मतलब जिसमें नासिका का प्रयोग किया गया हो, मुख और नासिका का जिसमें प्रयोग किया गया वो है हमारे अनुनासिक। और इसका जो नेगेटिव वर्ड होगा वो यहाँ होगा। अब देखिए जैसे विद्या है, विद्या एक शब्द है, ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या होगा, मतलब विलोम बनाएंगे तो क्या होगा? अविद्या, ठीक है ना। तो इसमें शुरू में क्या था? व्यंजन था, इसलिए हमने ए लगा दिया। लेकिन अनुनासिक है ये, अनुनासिक। अब इसमें अगर हम वापस ए लगा देंगे तो ये ए और ए मिलके अनुनासिक बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब शुरू में स्वर होता है तो हम उसके अंदर अन मिलाते हैं। तो इस तरह से अन अधूरा है, इसमें ए मिल जाएगा तो अन
अनुनासिक। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अनुनासिक। अनुनासिक। एक हो गया अनुनासिक और एक हो गया अनुनासिक। देखिए अनुनासिक जिसके अंदर, जिसके ऊपर क्या हो, इस तरह से चंद्र बिंदु लगा हो, तो वो सब क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। सारे स्वर हम इसमें लिखेंगे। जैसे ए है तो ये बन गया अनुनासिक स्वर। आ तो ये भी बन गया अनुनासिक स्वर। ई ये बन गया हमारा अनुनासिक स्वर, बड़ी ई। अब देखिए जिस भी स्वर के ऊपर अगर कोई मात्रा लगी हो, एसी लगी हो चाहे एसी लगी हो, तो हमें उसमें चंद्रबिंदु इस तरह से नहीं लगानी, उसमें सिर्फ इस तरह से लगानी है। ठीक है, अब ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं थी इसलिए हमने इस तरह से चंद्रबिंदु लगाई, लेकिन ई के ऊपर इस तरह से लगा हुआ है तो हमने इसमें ओनली एक पॉइंट रखा है। ऊ, इसके ऊपर भी कोई मात्रा नहीं, बड़ा ऊ। ठीक है, सॉरी, ए के ऊपर भी इस तरह से, आई के ऊपर केवल ऐसे, ओ के ऊपर भी फिर ऐसे, औ। तो ये सब क्या हो गए? हमारे अनुनासिक स्वर हो गए, और ये ही स्वर बिना इस चंद्र बिंदु के क्या होते? अनुनासिक होते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इस तरह से हमारे प्रकृति के आधार पर या मुख या नासिका से हवा निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया 2 प्रकार का। ये हुए हमारे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये हुए हमारे स्वरों के बारे में। अब व्यंजन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें,